आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली जो क्लास 8 में नहीं पढ़े थे। क्लास 8 में खाली तुम लोग को बता दिया गया था कि सेल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब पढ़ेंगे कि जैसे सब तो हम लोग यहाँ तक जान गए कि चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, सब सारा चीज सेल से मिलके बना हुआ है। अब सेल से मिलके भी कुत्ता बनल है, सेल से मिलके आदमी बनल है। सेल में कुछ तो डिफरेंस होगा कि वो दोनों अलग होगा। मान सकते हैं कि हाँ सेल से मिलके बनल है, सेल से पेड़ भी बना हुआ है, तो उसका सेल मेरा सेल में अंतर होगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, तभी उस तरीके से वो काम कर रहा है। आए बात समझ में? तो वैसे ही समझो, मेजरली हम लोग किसका किसका सेल में अंतर देखेंगे। मेनली हम लोग इधर देखेंगे, एक तरफ प्लांट सेल, वैसा सेल जो प्लांट में पाया जाता है, और एक तरफ देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में सारा एनिमल का सेल इंक्लूड हो जाएगा। सारा एनिमल का सेल हल्का डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो सारा सेल में होता है। जैसे समझो, सब आदमी एक दूसरे से अलग है, सारा का शेप, कलर, हेयर का टाइप शेप नहीं है, लेकिन सबके पास आंख है, सबके पास नाक है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके का एनिमल सेल भी बहुत तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन कुछ कुछ है जो सारा एनिमल सेल में मिलता है। आई बात समझ में? तो कोई ऐसा एनिमल सेल जिसमें सारा एनिमल सेल का खूबी मिलता हो, उस तरीके का सेल को बोलते हैं टिपिकल सेल। मतलब एनिमल सेल में जितना चीज पाया जा रहा है, इस सेल में सब चीज है, या उसी को बोल सकते हैं आइडियल सेल। आइडियल मतलब पता है क्या होता है? जिसको मतलब उच्चतम दर्जा दिया जाता है, उसको मतलब अपना मान के, ऊंचा मान के उसके बारे में, जैसे अगर बोलेंगे कि मेरा आइडियल है, कौन टीचर डे किसका नाम पर मनाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जैसे देखो, हम सोचे कि मेरा आइडियल क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब हम उसको देख के कि उसमें कुछ कुछ टीचर का इतना सारा खूबी है, अलग तरीके का है, तो उसको देख के हम काम कर रहे हैं। समझ में आया? आइडियल सेल भी उसी तरीके का होता है। इसमें सारा सेल का, एक तरीके का सेल का सारा खूबी होता है। है बात समझ में? कोई कोई सेल ऐसा होता है कि जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, न्यूक्लियस नहीं हो, तो ऐसा सेल हो सकता है, लेकिन आइडियल सेल में सारा चीज होगा, कोई चीज लैक नहीं करेगा। सेल के पास जितना चीज होता है, जितना उसके पास पार्ट होता है, सब होगा, प्रेजेंट होगा, उसी को बोलते हैं आइडियल सेल। तो एक तरफ देखेंगे एनिमल का आइडियल सेल या एनिमल का टिपिकल सेल, और एक तरफ देखेंगे प्लांट्स का आइडियल सेल। बात समझ में आया? तो सेल में देखो, हम लोग जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो मेनली इन दोनों का सेल में अभी तक हम लोग क्या डिफरेंस देखे थे? क्या देखे थे? एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अभी तक हम लोग क्या डिफरेंस देखे थे? कि देखे थे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके बाहर में एक तरीके का और लेयर था, उसको क्या बोले थे? सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट था प्लांट में, था, लेकिन क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट था? नहीं। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, तो इसमें लिखेंगे सेल वॉल नहीं था, एब्सेंट। ये पहला डिफरेंस हो गया कि तुम जितना भी एनिमल सेल देखेगा, जितना भी धरती पर है, एनिमल सेल में सेल वॉल कभी होगा ही नहीं होगा, और जितना भी प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होगा ही होगा। ये बात समझ में आया? ये दोनों मेन डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एक डिफरेंस हम तुमको और बता सकते हैं अभी, कि उसको समझ सकता है, बाद में फिर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे दिखता है, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। क्या चीज की वजह से प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। तो जैसे समझो, एगो दिखता है कैप्सूल, एगो कैप्सूल रहता है दवाई का कैप्सूल, उसको खोलेगा, दो ढक्कन रहेगा, उसको खोलेगा तो अंदर दवाई भरल रहेगा पाउडर के फॉर्म में। तो ऐसा ही समझो, ये जो पाउडर है वो क्लोरोफिल है, ढेर सारा क्लोरोफिल भरा हुआ है, उसको ऊपर से ढक्कन लगा दिए, इतना सारा क्लोरोफिल को एगो पाउच के अंदर पैक कर दिए, तो ई एगो बॉडी बना क्लोरोफिल का, जिसमें खाली क्लोरोफिल है, इसको कवर किए हुए। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा क्लोरोफिल होगा। आ रहा है बात समझ में? तो क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? प्लांट सेल में। तो इसका मतलब समझिए, एक चीज, एक डिफरेंस अभी हम लोग और देखे थे कि एनिमल होता है ऑटोट्रॉफिक
और प्लांट होता है ऑटोट्रॉफिक, एनिमल तो हेटेरोट्रॉफ होता है, प्लांट होता है ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद से बनाता है, किसके मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल जिसमें अरेंज रहता है वो बॉडी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। मतलब प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक। और एनिमल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। ये दो डिफरेंस देखें, आए बात समझ में? ठीक। अभी यही दो मेन डिफरेंस देखते हैं सेल के बारे में, अब स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारा 5-6 डिफरेंस है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका डिफरेंस पढ़ते जाएंगे। बात समझ में आया? एक डिफरेंस और समझ सकते हैं कि देखो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल नाम से क्या समझ में आ रहा है? दीवार एकदम रिजिड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसका साइज शेप चेंज नहीं होता है। एक बार अगर मान के चलो सेल इस तरीके का सेल वॉल सेल के पास बन गया, तो अब सेल सोचेगा कि हम थोड़ा और बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो सेल वॉल के मदद से वो बड़ा नहीं हो सकता है। अब उसका शेप इतने बड़ा रह जाएगा, न छोटा होगा न बड़ा होगा। काहे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, और सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड। उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड। मतलब समझ सकता है डबल बुल सीमेंट का बना हुआ, अरे समझ में, एकदम बहुत ज्यादा मजबूत, न बड़ा होगा न छोटा होगा। जितना एक बार जो शेप धारण कर लिया अब उससे चेंज नहीं होगा। कौन? सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं, उससे एकदम फ्लेक्सिबल होता है। आए बात समझ में? सेल मेम्ब्रेन का सेल जो होता है शेप अपना चेंज कर सकता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस और देखें कि प्लांट सेल अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है क्या? नहीं। कब? देखो जब प्लांट सेल छोटा रहेगा तो अभी इसमें सेल वॉल नहीं बनता है, क्योंकि प्लांट सेल को पता है इस सेल को अभी बड़ा करना है, कम से कम डेवलप तो करने देगा। देखिए छोटे में सेल वॉल बना देगा, इतने को रहने देगा, अभी अच्छा से जन्मा भी नहीं है ये सेल। कम से कम मैच्योरिटी हो जाए, बड़ा हो जाए, जितना नॉर्मल सेल का शेप होता है उतना अटेन कर ले, फिर अपना सेल वॉल बनाएंगे। तो इस सेल को पहले प्लांट ग्रो होने देता है कि तुम ग्रो हो जाओ, बड़ा हो जाओ। अब एक बार बढ़िया से ग्रो हो गया तो इसके चारों तरफ बन जाता है सेल वॉल का लेयर। अब सोचेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका सोचेगा कि बड़ा हो तो सेल वॉल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसके साथ जाके चिपक जाएगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। आए बात समझ में? तो जैसा शेप सेल वॉल का होता है वैसा ही शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इसका ले लेता है, ठीक। और बाद में मैच्योरिटी के बाद अपना सेल अपना साइज चेंज नहीं कर सकता है, छोटा से तो बड़ा हो जाएगा, उस टाइम इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। आए बात समझ में? ठीक। तो देखिए, तो इसमें देखिए कि प्लांट सेल अपना शेप और साइज चेंज, डू नॉट चेंज शेप और साइज, कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज। प्लांट का सेल अपना शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एनिमल के सेल के बारे में जाएं तो इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। ये बात समझ में आया? एनिमल का सेल अपना शेप और साइज दोनों में बदलाव ला सकता है। ये अभी तक डिफरेंस देखे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। चलो अब देखो, रियल में हम लोग अभी पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हम बताए थे कि सेल के बारे में हम लोग खुद से बनाते चलेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, वैसे ही ज्यादा अच्छा से समझ में आता है। एकाएक ही करके पढ़ें तो समझो। देखो हम लोग अब एक जीवन बनाने जा रहे हैं, लाइफ बनाने जा रहे हैं, जो कि सबसे छोटा है। आए बात समझ में? सबसे एकदम सिंपल, उसके पास न आंख होगा न बोलने के लिए कुछ होगा, बस खाली जितना जिंदा रहने के लिए कम से कम जितना चीज चाहिए उतना चीज उसको देंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं देना है। समझ में आया? एकदम छोटा बनाएंगे, ठीक। अब समझो यहाँ पे, तो जब सेल के बारे में बनाएंगे तो कोई भी जानवर अगर जिंदा रहता है तो वो खाना खाएगा, खाना को डाइजेस्ट करेगा, फिर खाना को एब्जॉर्ब करेगा, फिर खाना को एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना शरीर को बनाएगा, वेल्थ इंक्रीज करेगा, फिर कुछ वेस्ट फूड भी बचेगा उसको एक्सक्रीट करेगा। मतलब कोई भी एगो लाइफ है तो उसको इतना लाइफ प्रोसेस करना ही पड़ेगा। कितना लाइफ प्रोसेस करना पड़ेगा?
एगो खाना का इंजेशन, मतलब उसको बोल सकते हैं न्यूट्रिशन में खाना खाएगा। दूसरा डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्जन। आ रहा है समझ में? जैसे हम खाना खाएं उससे हमको ताकत मिलवे नहीं किया तो क्या फायदा खाना खाने का, उसको ताकत में कन्वर्ट करेंगे तो ने, तो एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एक्सक्रीशन, इजेशन। आई बात समझ में? ठीक, तो इतना सारा बेसिक काम करना पड़ेगा कोई भी सेल को। तो सबसे पहले देखो सेल हम लोग कितना बड़ा बनाएंगे। एक वो जैसे समझो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं, इतना बड़ा बनाएंगे सेल। ठीक, ये है इतना बड़ा सेल। अब इतना बड़ा हम सेल बना दिए, इसके अंदर सारा ऑर्गेनेल फिट करते रहेंगे। ठीक, सेल का ऑर्गन इसके अंदर फिट करते जाएंगे। सबसे पहले ये जो हम इसके किनारे बनाए हैं क्या है, गोल से बनाए क्या है, बाउंड्री दिए हैं कि इतना बड़ा तुम्हारा बॉडी का शेप है। जैसे हम लोग का बाउंड्री इस तरीके का है कि हार्ट बाहर नहीं निकल सकता है, उसी के अंदर रहे जो भी ऑर्गेनल है। तो वैसे ही सेल में जितना भी इसके अंदर का पार्ट बनाएंगे वो बाहर नहीं निकले, एक वो सबसे पहले क्या बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे। ये क्या है, बाउंड्री। ठीक, अब समझो ये बाउंड्री कैसा होना चाहिए, इसके पास माउथ वूथ नहीं है। अब ये जो हम बाउंड्री बनाए हैं इसी के अंदर पूरा सेल रहेगा, इतना बड़ा ही पूरा सेल रहेगा। इसको खाना खाना है, खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए बाहर खाना होगा अगर, तो बाहर से खाना को अंदर जाना पड़ेगा। इसको 3D में एज्यूम करो, स्फीयर नियर बॉल, समझ में आया, जिसके अंदर मछली नहीं रहता है, पानी वाला बॉल, तारा उरा भरा हुआ रहता है, पटकता है तो लाइट बढ़ता है, उसी तरीके का बॉल समझो, व्हाइट कलर का वो जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, लेयर है, समझ में आया, उसी तरीके का इसको समझिए। पूरा एक बाउंड्री बना दिए, उसके अंदर सारा इसका पार्ट रहेगा। ठीक, अब समझो बाउंड्री कैसा होना चाहिए कि एकदम हम इसको पूरा सील पैक कर दे कि कुछ अंदर बाहर नहीं हो। अगर हम इसको पूरा सील पैक कर देंगे कि कोई अंदर बाहर नहीं होगा, तो खाना भी अंदर बाहर नहीं हो पाएगा। खाना अंदर जा पाएगा इसके अंदर? नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये बाउंड्री को हल्का हल्का पोरस बना देते हैं, कहीं कहीं पे छेद कर देते हैं। बात समझ में आया? अब बोलेगा छेद है तो जुटल कैसे रहेगा, 3D में है, जुटल रह जाएगा। समझ में आया? गोल से, जैसे यहाँ पे गोल पोर है, यहाँ पे गोल पोर है, आई बात समझ, गोल से है, 3D में है, जुटल रह सकता है, 2D में बनाए तो नहीं समझ में। ठीक, अब समझो कहीं कहीं पे पोर बना दिए। पोर क्या है, एकदम होल रहेगा जिसके थ्रू कुछ भी खाना अंदर आ सके, खाना अंदर आ सके। ठीक है, ये हम पोर बना दिए, इसके थ्रू खाना आएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सेल के अंदर खाली खाना ही आएगा? खाना के अलावा और भी तो बाहर में कीचड़ उचड़ रहेगा, कंकड़ उंकड़ रहेगा, पॉइजन रहेगा, वो भी तो अंदर आ सकता है। वैसे तो सेल अभी बनाने तुरते मर जाएगा, आई बात समझ में? तो हमको इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये सेल जो है थोड़ा बढ़िया हो सके, ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। आ रहा है बात समझ में? तो देखो सबसे पहले जो हम लोग बनाए थे ना मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू कुछ भी अंदर बाहर हो जा रहा था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो मेम्ब्रेन को बोला जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब परमिट कर रहा है, कोई भी चीज को अंदर बाहर होने के लिए परमिट कर रहा है, मतलब अलाउ कर रहा है, उसको बोला जाता है परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, जो सारा चीज को बिना कुछ देखे कोई भी चीज अंदर बाहर जिसके आ सकता है, आई बात समझ में, उसको बोलेंगे परमिएबल। लेकिन क्या हम ये जो सेल बनाए हैं इससे कोई भी चीज अंदर बाहर होना चाहिए? केवल फूड होना चाहिए। और जो सेल के लिए जो बढ़िया चीज है, फूड के अलावा कोई भी प्रोटीन, मिनरल, आयरन, वो सब होना चाहिए, सेल के अंदर जाना चाहिए, पॉइजन अंदर नहीं जाना चाहिए, या फिर और कोई भी कंकड़ उंकड़ इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम ये मेम्ब्रेन को परमिएबल नहीं बनाएंगे, सेमी परमिएबल बनाएंगे। सेमी परमिएबल का मतलब, सेमी का मतलब आधा, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग सेलेक्टिव, SELECTIV, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कोई सिलेक्टेड चीज को ही अंदर आने देगा। मतलब अगर बाहर से कोई सेल, कोई पार्टिकल, समझ में आया, अंदर आना चाह रहा है, तो सेल पूछेगा तो अपना ID कार्ड दिखाओ,
पहले इसके पास, सेल के पास सारा डाटा है कि कौन फूड है, कौन पॉइजन है, सबके पास डेटा स्टोर करके धैले है। समझ में आया? कोई भी चीज बाहर से आएगा, बोलेगा आईडी कार्ड दिखाओ, तो इसके अंदर मैच करेगा, फूड से मैच कर रहा, चाहे और कोई चीज से मैच कर रहा, नहीं मैच करेगा तो अंदर आने नहीं देगा, उसको बाहर ही रहने देगा। आए बात समझ में? और अगर फूड के जैसा दिखा, बोला कि हाँ हम फूड है, आपको एनर्जी देने आए, तो अंदर कर लेगा उसको। बात समझ में आया? तो सेल मेम्ब्रेन का भी हम क्या चीज देखें। पहला, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? पोरस होता है। देखो तो छेद होता है, यहाँ पे छेद प्रेजेंट है। हाँ। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? पोरस का मतलब उसके पास छेद होगा। सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है, ठीक, जिससे कोई सिलेक्टिव चीज ही अंदर बाहर हो सकता है, कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं होगा, सिलेक्टेड चीज ही अंदर बाहर होगा। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोले? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्टेड चीज को ही अंदर बाहर होने देगा। आई बात समझ में? या इसी सिलेक्टिवली परमिएबल को हम लोग बोल सकते हैं सेमी परमिएबल, मतलब आधा परमिएबल है, सब के लिए परमिएबल नहीं है, कुछ कुछ चीज के लिए परमिएबल है, ठीक। तो पूछेगा सेल मेम्ब्रेन कैसा है, तो बोलेंगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पूछेगा क्या सेल मेम्ब्रेन रिजिड है? रिजिड नहीं, सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होता है। कैसा होता है? तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। समझ में आया? पूरा शेप चेंज कर सकता है अपना, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए रिजिड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का बाउंड्री है, आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल का। लेकिन प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर पूछे तो सेल वॉल होगा। आई बात समझ में? प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। और यही इसी को नाम देते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री को ही नाम देते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? या फिर इसी को बोल सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है कि अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, उसको कवर के लिए रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसका? एनिमल सेल का, जो कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो मतलब कोई सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर बाहर होने देगा। आए बात समझ में? जो पोरस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि समझो सेल मेम्ब्रेन हम बोल दिए इस तरीके का बना दो जो अंदर बाहर सिलेक्टिव चीज का ही होने देंगे, लेकिन क्या चीज का बना है? कौन ऐसा सब्सटेंस का बना है सेल मेम्ब्रेन? क्या चीज का बना है? जैसे बहुत सारा सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, क्या चीज का बना है? जैसे मेरे पास समझो बहुत सारा चीज हम तुम लोग को दे देते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? क्या क्या होता है फूड में? क्या क्या चीज पाया जाता है? फैट को ही लिपिड बोलते हैं, फैट पाया जाता है नहीं, लिपिड है, प्रोटीन है, इतना सारा चीज है। आए बात समझ में? तो हम तुमको बोले कि एगो स्ट्रक्चर बनाओ, हम लोग का सेल सब चीज यही सब चीज से मिलके बनल है, बेसिक चीज से। आ रहा है बात समझ में? प्रोटीन ही सबसे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनल रहता है तो बेसिकली उसमें जो भी केमिकल्स, बेसिक केमिकल्स, बायोकेमिकल्स होता है, यही सब होता है। तो देखो समझो यहाँ पे, इस सब में से हम क्या चीज का बना है सेल मेम्ब्रेन? ग्लूकोज का बना है कि कार्बोहाइड्रेट का बना है कि फैट का ही दूसरा नाम लिपिड है उसका बना है कि प्रोटीन का बना है? समझो इस एनिमल सेल है, ठीक है, पानी उनी में जाएगा। अब पानी में जाने के बाद, पानी में मान के चलो घुल गया, टूट गया पानी में जाने के बाद, जैसे ना चीनी होता है, चीनी जैसे मान के चलो चीनी का हम एगो गोल से बॉल बना दिए, ठीक। चीनी में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट? ज्यादातर सुक्रोज, गन्ना का चीनी रहता है ना, उसी में ग्लूकोज ज्यादा पाया जाता है, समझो। तब वही चीनी से एकदम कवर कर दिए, मतलब बाहर चीनी है सूखा हुआ, अंदर खाली जगह है। सोचो उससे अब सेल बनाएंगे हम और उसको पानी में डालेंगे, तो फिर पानी में जाने के बाद चीनी धीरे धीरे गलने लगेगा, गल के फिर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, फिर सेल से सारा अंदर वाला पार्ट पानी में मिल जाएगा, सेल तबाह हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, फैट पता है क्या होता है? फैट बोलते हैं ऑयल को। किसको बोलते हैं? ऑयल को। ऑयल को पानी में डालो तो क्या होगा? पानी में घुल जाएगा। ऑयल पानी में घुलता है, हम बताए थे। तेल को करो, कोई भी तेल को पानी में डालो घुल जाएगा पानी में। हम कितना बार बताए थे, पोलर चीज पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर में घुलता है। जो पानी है वो पोलर है, तेल है नॉन पोलर।
समझ में, एक दूसरे में घुलेगा नहीं। तो बताओ क्या चीज का बना रहना चाहिए सेल मेम्ब्रेन? लिपिड। क्या चीज का? लिपिड का। तो हम ठीक है लिपिड का बना दिए, मान के चलो ये लिपिड है, इस तरीके का पोरस हटा देते हैं, इसी को बना देते हैं लिपिड है, इसी को ज्वाइन ढेर सारा लिपिड को ज्वाइन करके हम इसका सेल मेम्ब्रेन बना दिए, ठीक है। तो इसका जब सेल मेम्ब्रेन बना दिए, पानी में घुलेगा नहीं, तो क्या पानी कोई अंदर बाहर होने देगा? पानी को जब घुल नहीं रहा है उसमें, तो पानी को तो अंदर बाहर भी होने नहीं दे देगा, और सेल को तो पानी चाहिए। तो उसी के लिए कहीं कहीं पे लिपिड खाली रहता है, वहां पे लिपिड नहीं देते, इसीलिए तो बोले पोरस होता है। समझ में आया? तो उसमें तो पानी अपने से चल जाएगा, बाहर से अंदर चल जाएगा, पानी अपने से चल जाएगा बाहर से अंदर उसके थ्रू, ताकि छोटा बहुत छोटा सा जगह है वहां से पानी पार हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक। तो अभी क्या देखें कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ होता है? क्या चीज का बना हुआ होता है? लिपिड का बना हुआ होता है। केवल लिपिड का ही नहीं बना हुआ होता है, जैसे समझो हम लोग पढ़े थे डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी चीज का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, अपने आप जो जाता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब समझो देखो यहां पे देखो कि सेल को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। बेचारा सेल बहुत छोटा है, इसको ज्यादातर काम ही बोलता है कि हमको बिना एनर्जी लगाए हो जाए, हमको एनर्जी खाली मिले, हमको एनर्जी लगाना नहीं पड़े, हमको एनर्जी मिले खाली, जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सके खुद में। आई बात समझ में? सेल मतलब एक तरीके का कंजूसी टाइप करता है, जिसमें ये एनर्जी कोई भी एकदम मिनिमम से मिनिमम काम में एनर्जी लगाना चाहता है। काहे कि समझो सेल बहुत छोटा होता है, अब बहुत छोटा होता है तो उससे भी छोटा जरी जरी सुख खाना खाएगा, और बहुत कम एनर्जी भी निकलेगा। उतना एनर्जी को दूसरी चीज में, जैसे हम लोग है कि ज्यादा खाना खा लेते हैं तो बोलने में एनर्जी वेस्ट कर दिए, जैसे बोलने में एनर्जी लगता है, बोलने में एनर्जी लगता है। अगर इस सब में सेल एनर्जी वेस्ट करते फिरेगा तो उसका सारा एनर्जी यही सब में वेस्ट हो जाएगा, अपना ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इसको एनर्जी का लॉस एकदम कम से कम करना चाहिए, और उसी के लिए ई लोग क्या करता है कि एकदम ऐसा अप्रोच यूज करता है जिसमें एनर्जी लगे ही नहीं, जो नेचर में अपने आप हो। तो हम लोग पढ़े डिफ्यूजन अपने अपने होता है, तो डिफ्यूजन अपने अपने ऐसा ही नहीं कि हर जगह होने लगेगा, उसके लिए एक कंडीशन चाहिए, एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तभी डिफ्यूजन होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से समझो पानी बाहर से अंदर कैसे आएगा। मान के चलो कुछ अमाउंट हम पानी सेल को दिए, शुरू में कुछ दिए, ये पानी को सेल यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। अब पानी यूज हो गया, सेल के अंदर पानी खत्म हो गया, यूज हो गया, तो अब सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो अपने बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पानी अपने अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में पानी आ जाएगा। उसके लिए इसको कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोग को खाना खाने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है, हाथ में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर चिबाते हैं, उतना नहीं कि डायरेक्ट अपने अपने बैठल रहता है, मुंह खाले रहता है, अपने पानी आ जाता है अंदर। बात समझ में आ रहा है? उस तरीके का होता है, इसको एनर्जी लगाना नहीं होता है। बात समझ में आया? तो समझो अगर हम बोले कि सेल मेम्ब्रेन से पानी कौन सा प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएगा? डिफ्यूजन। ऐसे भी समझ सकता है, एगो यहाँ पे कपड़ा ले लो, ध्यान दो इधर, यहाँ पे एगो कपड़ा ले लो, कॉटन का क्लॉथ ले लिए, ठीक, तुम एक बूंद पानी ऊपर ऊपर डालो, पानी पूरा एब्जॉर्ब होके नीचे तरफ भी आ जाएगा, पूरा गोल से कपड़ा भीग जाएगा। देखा होता है? तो कैसे पानी तो हम बीच में डाले, चारों तरफ पानी कैसे फैल जाता है? वही यहाँ पे होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। जहां पे पानी था, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, पानी बोला हमको फैल के रहना है, जितना जगह मिलेगा हम पूरा ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेंगे। तो इसको ये कॉटन मिला, कॉटन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एब्जॉर्ब करता गया, पानी पूरा फैलता गया, अपने अपने फैल जाता है। उसके लिए कपड़ा को कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ता। बात समझ में आया? डिफ्यूजन करने के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ठीक। तो सेल कौन सा मेथड यूज करता है पानी को अपने अंदर लाने के लिए? डिफ्यूजन का ही मेथड को। लेकिन समझो ये डिफ्यूजन तो हर जगह होता है, सेल में हो रहा है, हम बनाए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में हो रहा है, थोड़ा सा खास बात समझ में आया? जो हम लोग मेम्ब्रेन बनाए लिपिड का, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये थोड़ा खास डिफ्यूजन है। हाँ, बाकी तरह ही डिफ्यूजन है, वहां भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में, इधर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में, इधर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में,
लेकिन इधर देखो तो एगो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन। बात समझ में आया? तो इस डिफ्यूजन को हम लोग नया नाम देंगे। क्या नाम देंगे ये डिफ्यूजन को? इसको नाम देंगे ऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे? तो पूछेगा ऑस्मोसिस क्या है, तो बोलेंगे ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन ही है। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है एगो मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस अगर तुमसे पूछेगा तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम लेना जरूरी है, और पानी के लिए ही। वैसे तो देखो हम बताए थे इंटेंस स्टिक से धुआं जलाता है, धुआं भी डिफ्यूजन करता है, तो धुआं डिफ्यूजन करेगा उसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। लेकिन पानी डिफ्यूजन करेगा कहां? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास, तो उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। आए बात समझ में? पानी का डिफ्यूजन के लिए नया नाम दिया जाता है क्या? ऑस्मोसिस। और कोई दूसरा चीज का डिफ्यूजन होगा तो उसको सिंपल डिफ्यूजन ही बोलेंगे। अब समझो, तो पानी तो ऑस्मोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी का बाहर, अंदर पानी का लोअर कॉन्सेंट्रेशन, का है कि सेल तो यूज अप कर लिया है पानी को, तो अंदर अपने पानी का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, तो बाहर से पानी अंदर खुद ब खुद हो जाएगा, अंदर चल जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन रहा कि अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो सेल से बाहर चल जाएगा पानी, सेल फिर मर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा सेल। वैसा भी हो सकता है, तो इसको तो रोक नहीं सकते, ऐसा होता ही। समझ में आया? अगर ऐसा कंडीशन में जाएगा, तुम लोग के साथ भी होगा, ट्राई भी कर सकता है, जीभ पर बहुत सारा नमक डाल दो तो क्या होगा? जीभ भी तो हम लोग का सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, उसमें पानी का मॉलिक्यूल होता है, सारा एकदम पानी नमक एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा नमक पानी। समझ में? कहे कि नमक में पानी नहीं है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, सेल से बाहर खींच लेगा पानी को। सेल में जब पानी कमेगा ने तो अलग तरीके का बर्निंग सेंसेशन फील होगा, हाँ, बहुत देर तक लहरने लगेगा, फिर धीरे धीरे बहुत खराब लगने लगेगा। समझ में आया? ठीक, तो देखो हम लोग का स्किन उस सब चीज से बचाता है। अगर स्किन नहीं रहता, नमक डाल देते तो सोचो कैसा लगता, कितना खतरनाक लगता। वैसे ही यहाँ पे समझो, जो सेल मेम्ब्रेन सेल के पास है, सेल का स्किन है जो बाहर कोई भी केमिकल से भी बचाएगा। आया बात समझ में? बाहर कोई भी केमिकल आया तो उससे बचाएगा, उसको सेल को प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन पार्टिकल से, पॉइजन से, फॉरेन केमिकल से। बात समझ में आ रहा? और इसको खाना से नहीं बचाएगा, खाना को अंदर बाहर जाने दे देगा, पानी को अंदर बाहर जाने दे देगा। अब समझो एगो ऐसा केस हम समझते हैं कि सेल को चाहिए, मान के चलो कोई मिनरल, सेल को चाहिए मिनरल, उसके अंदर कुछ बनाना है, उसको कुछ बनाना है, प्रोटीन चाहिए। तो अब समझो तुमको भूख लगेगा, मान के चलो अभी भूख लगा तुमको, तो घर में देखता है क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो अभी तुरंत हमको भूख लगा और हम खाना बनाने जाएंगे, तो क्या होगा? आधा एक घंटा में खाना बनेगा और मेरा भूख बढ़ जाएगा। अगर अभी हमको भूख लगल है तो घर में पहले से खाना बन के रहना चाहिए, ताकि घर में आराम से जाएं, खेल कूद के, भूख लगल है तुरंत खाना खा लें। अब जाएंगे, भूख लगल रहेगा तो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आए बात समझ में? वैसे ही समझो, अगर इसको इस सब चीज को प्रोटीन चाहिए सेल को, तो ये पहले से बना के रखेगा प्रोटीन, जितना अमाउंट में चाहिए, जितना अमाउंट में डेली खाना खाता है तुम लोग का घर में पहले से बन के रखता है। भूख लगता है जाता है खा लेता है। ऐसा नहीं कि भूख लगता है तो मम्मी जाती है बनाने के लिए, भूख लगता है तो तुरंत खाना निकाल के दे देती है। अरे बात समझ में? वैसे ही यहाँ पे सेल भी तो कुछ स्टोर करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा सेल, ताकि उसको फर्दर यूज हो, चाहे कहीं से कट उठ जाए मेम्ब्रेन तो लिपिड उपिड को जोड़ दे वहां पे, उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक, स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे देखो तो समझो, तो अगर समझना, सेल को अंदर मान के चलो कोई आयन सेल आयन स्टोर करके रख रहा है, फॉर एग्जांपल हम मान के रखते हैं आयन का नाम है सोडियम आयन, छोड़ो ना, आयन ए नाम है, आयन का नाम है क्या? ए नाम का आयन है, जो बाहर ज्यादा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, वहां पे जाते हैं। तो समझ में आया? तो समझो हम ढेर सारा ए नाम का आयन हम स्टोर करके धैले, पहले से अंदर धैले, बाहर कभी कभी मिलता है। अब बाहर ए नाम का आयन आया, तो क्या ये आयन अपने से यहां हो जाएगा? चल जाएगा। अपने से जाता है कौन सा प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन कब होता है?
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। बताओ तो इधर ए का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कि सेल के अंदर ए का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है? सेल के अंदर ए का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर से बाहर निकलने लगेगा ये, तो सेल का मेम्ब्रेन बोलेगा ए रुको रुको, तुमको बाहर नहीं जाना है, समझ में आया? अंदर इसको रोक के रखेगा, ताकि इसको पता है किसको बाहर करना है किसको अंदर करना है, समझ में आया? तो इसको तो बाहर जाने नहीं देगा। अब देखो, अब ये भी तो अपना मन से अंदर आएगा नहीं, ताकि लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो यहां पे सेल को ताकत लगाना पड़ सकता है, एनर्जी का यूज करके इसको पकड़ के ला सकता है अंदर सेल, समझ में आया? तो इसको किसके थ्रू लाएगा? कोर के थ्रू नहीं आएगा, अपने से नहीं आएगा, उसके लिए सेल के पास सेल का मेम्ब्रेन पर प्रोटीन बैठा हुआ रहता है, प्रोटीन, समझ में आया? क्या बैठा हुआ रहता है? प्रोटीन। ये आयन तो पानी में डिजॉल्व है, इधर लिपिड है, लिपिड इसको अंदर आने नहीं देगा, समझा? ताकि ये डिजॉल्व होता है, पानी में घुल जाता है, जो पानी में घुलेगा वो लिपिड में नहीं घुलेगा, इसको आने नहीं देगा लिपिड इसको अंदर, समझ में आया? तो ये समझो प्रोटीन जो है एक तरीके का लिपिड को नहीं बताता है कि मतलब लिपिड को नहीं बताता है कि ये आ रहा है, नुका के अपने अंदर बुला लिया। जैसे समझो हम एग्जांपल से